Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter fundamental rights and today we're going to start with article number 17. हम 16 तक कर चुके हैं. मुझे याद है कि मंडल कमीशन हमें करना है, वो हम कुछ दिन बाद करने वाले हैं. अगर आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं है, प्लीज़ उसकी पीडीएफ आप लो या फिर आप खरीदिए उसकी हार्ड कॉपी और इसे प्लीज़ खोल कर बैठिए बिकॉज वी गोइंग टू डू फ्रॉम लक्ष्मीकांत. दिस particular document which is in front of me is actually a document published on MEA's website, which is Ministry of External Affairs, right? बट हम लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं, डू नॉट वरी. इसमें तो एक लाइन में आपका दिया हुआ है, बट लक्ष्मीकांत में काफ़ी बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है इस पर. ठीक है, तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 17, जिसमें जो दिया हुआ है पूरा स्टेटमेंट वो ये है: अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन. ठीक है, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंसिव पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ. मतलब क्या है, अनटचेबिलिटी पहली बात तो अबॉलिश कर चुके हैं और जो उसकी प्रैक्टिस है वो फॉरबिडन है. ठीक है, कोई अनटचेबिलिटी अगर प्रैक्टिस कर रहा हो, वो जो चीज़ है वो फॉरबिडन है. अगर कोई ऐसी इन्फोर्समेंट हो रही है डिसेबिलिटी की, ऐसी डिसेबिलिटी जो अनटचेबिलिटी से अराइज हुई हो, तो इस चीज़ को, इस इन्फोर्समेंट को ऑफेंसिव माना जाएगा, इसको ऑफेंस माना जाएगा और पनिशेबल होगा. ये ऐसी कोई सी डिसेबिलिटी जो अराइज हुई हो अनटचेबिलिटी से, अगर उसे एनफोर्स किया जा रहा हो तो इस एनफोर्समेंट को ऑफेंस माना जाएगा और पनिश किया जाएगा अंडर लॉ, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ. इतना क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ. 1976 में एक एक्ट आया जिसका नाम है अनटचेबिलिटी एक्ट. ठीक है, पूरा नाम है अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट. ठीक है, 1976 में आया. इस एक्ट ने एक्चुअली क्या किया था, इस एक्ट ने रिप्लेस किया था एक 1955 के एक्ट को. 1955 का एक्ट क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट. ठीक है, ये 1955 के एक्ट को अनटचेबिलिटी एक्ट ने रिप्लेस किया था. क्यों रिप्लेस किया था? ताकि जो स्कोप है सब्जेक्ट मैटर का वो बढ़ाया जा सके और जो पीनल प्रोविजंस है, पीनल पनिशमेंट्स हैं, वो स्ट्रिंजेंट बनाई जा सके और स्ट्रिक्ट बनाई जा सके. ठीक है, तो जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अंदर जो आपका स्कोप था ऑफ दैट एक्ट और जो पीनल प्रोविजंस थे, उसको स्ट्रिंजेंट और स्कोप को और बढ़ाने के लिए अनटचेबिलिटी एक्ट लाया गया. ओके, अगर आप देखें तो ये एक्ट डिफाइन करता है सिविल राइट्स को. ठीक है, डिफाइंस सिविल राइट्स. ठीक है, क्या डिफाइन कर रहा है सिविल राइट्स को? एक्ट. ठीक है, अगर आपके प्रीलिम्स में ये सवाल आता है कि सिविल राइट्स हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 17, इज दैट द राइट आंसर? आंसर इज नो. दिस एक्ट, जो एक्ट है वो डिफाइन कर रहा है सिविल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं. इतना क्लियर है? ऐसी चीज़ों को पढ़ना है. ये मेरा आपको लक्ष्मीकांत अभी इस तरीके से पढ़ाने का रीज़न ये है कि आपको पता हो कि क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, क्या चीज़ें एक्ट्स में डिफाइंड है और क्या चीज़ें डिफाइंड नहीं है. जैसे कि अगर हम अनटचेबिलिटी वर्ड की बात करें, क्या ये वर्ड डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं. द वर्ड अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या ये एक्ट में डिफाइंड है? नो. अनटचेबिलिटी वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन एक्ट ऑल्सो. तो ना ही अनटचेबिलिटी वर्ड एक्ट में डिफाइंड है और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है. ओके, राइट? इतना क्लियर है? मैसूर हाईकोर्ट ने एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर होल्ड किया था आर्टिकल 17 का. ठीक है, जो मैसूर हाईकोर्ट का ये बोलना था कि सोशल डिसेबिलिटी जो है
इम्पोज जब होती है सर्टेन क्लासेस पे, राइट, किस बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट। क्या मतलब है? सोशल डिसेबिलिटी, यानी कि आप ये नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई डिसेबिलिटी, किसी चीज, किसी को बताना कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं छू सकते, आप यहां नहीं आ सकते, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। बर्थ मतलब कि वो किस कास्ट में पैदा हुए हैं, उस बेसिस पे अगर सोशल डिसेबिलिटी है सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल पे, ठीक है, तब हम एक्चुअली अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये मानना है मैसूर हाई कोर्ट का। मतलब क्या है इसका, समझने की कोशिश करना। आई नो थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो शायद आपको समझ नहीं आ रहा हो, पर समझने की कोशिश करो। मतलब कि ये बोल रहा है कि सोशल बॉयकॉट जो है कुछ लोगों का, ऑफ सम इंडिविजुअल्स या फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, और एक्सक्लूजन ऑफ देम फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज इज नॉट कवर्ड अंडर टर्म अनटचेबिलिटी। क्या मतलब है? अगर किसी को ऐसे ही किसी चीज से एक्सक्लूड किया जाए कि आप ये अटेंड नहीं कर सकते हो, वो नहीं अटेंड कर सकते हो, तो वो अनटचेबिलिटी में नहीं आता है। लेकिन अगर किसी को एक्सक्लूड किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किसी कास्ट में पैदा हुआ है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर कास्ट का है इसलिए वो नहीं आ सकता, तो वो अनटचेबिलिटी में आएगा, उसे अनटचेबिलिटी माना जाएगा अकॉर्डिंग टू मैसूर हाई कोर्ट। मैं क्या बोलना चाह रही हूं कि ऐसे ही अगर किसी पे सोशल डिसेबिलिटी लगाई जाती है कि आप कोई सर्टेन चीज नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो बाकी लोग कर पा रहे हैं, आप कोई रिलीजियस फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते हो, किसी 4 लोगों पे आपने ये बोला कि आप नहीं आना इस चीज पे, आप इस चीज को अटेंड नहीं कर सकते हो, वो अनटचेबिलिटी होगी क्या? अनटचेबिलिटी वो तब मानी जाएगी जब आप सोशल बॉयकॉट जो है उनको आप एक्सक्लूड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बाय बर्थ किसी पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए हैं, इस वजह से आप बोल रहे हो कि नहीं छू सकते या नहीं कर सकते, उसको अनटचेबिलिटी माना जाएगा। ठीक है, कि मतलब कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप, कि वो किसी चीज में पैदा हुए हैं उस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है, उसे अनटचेबिलिटी माना जाएगा। दिस इज व्हाट मैसूर हाईकोर्ट सेड। ठीक है, ये मैसूर हाईकोर्ट का बोलना है। लेकिन ऑफ कोर्स मैसूर हाईकोर्ट जो है वो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ध्यान देते हैं, राइट। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का एक केस हुआ था, ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है, ये आया था शायद 1981 या 2 में था, आई थिंक इट इज 82, चेक कर लो एक बार। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था जो आर्टिकल 17 है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में? कौन सा केस था? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। बोला है कि आर्टिकल 17 जो है इट इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। ठीक है, एक और बात बोली है, एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट का, टू टेक नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर दैट राइट इज नॉट वायलेटेड। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो आर्टिकल 17 है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है, और दूसरा ये मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये ऑब्लिगेशन आप समझते हो ना, स्टेट बाध्य है कि उनको ये राइट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उनको ये देखना पड़ेगा कि ये राइट वायलेट ना हो किसी का भी। करेक्ट, इतना क्लियर है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स भी कर लेते हैं।
इजी है, खत्म कर देते हैं। आर्टिकल 18 की बात कर रहे हैं, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में 2-3 बार आ चुका है रिसेंट ईयर्स में, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इट इज इंपॉर्टेंट। इसमें आपको 4 प्रोविजंस मिलेंगे, ठीक है। कौन से 4 प्रोविजंस है देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोविजन है इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री academic distinction on anybody whether a citizen or foreigner, ठीक है। मतलब कि ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो अपने सिटीजन या किसी फॉरेनर को कोई टाइटल दें। इसका एक्सेप्शन क्या है? मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, मतलब ये टाइटल दे सकता है स्टेट, ठीक है। इसके अलावा टाइटल्स नहीं दे सकता है स्टेट, ठीक है। मिलिट्री और आपके एकेडमिक डिस्टिंक्शन के टाइटल्स को छोड़कर बाकी टाइटल्स स्टेट नहीं दे सकता सिटीजन को या फिर फॉरेनर को और एनीबडी। सेकेंड पॉइंट है इट प्रोहिबिट्स सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। ये प्रोहिबिट करता है कि अपना जो सिटीजन है ऑफ इंडिया वो एक्सेप्ट करे एनी टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट, ठीक है। थर्ड प्रोविजन पढ़ते हैं। थर्ड प्रोविजन है कि अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अगर कोई फॉरेनर है जो होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट अंडर स्टेट, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब अगर एक फॉरेनर है वो ऑफिस होल्ड करता है प्रॉफिट का अंडर आर स्टेट, ठीक है, ठीक है, या ऑफिस होल्ड करता है ट्रस्ट का अंडर आर स्टेट, ठीक है, तो फिर वो किसी और कंट्री से, किसी और फॉरेन लैंड से नहीं एक्सेप्ट कर सकता टाइटल एक्सेप्ट कि जब वो परमिशन ले ले प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट से परमिशन लेकर कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। फॉरेनर की बात हो रही है प्रोविजन 3 में। फर्स्ट प्रोविजन में हमने क्या बोला? फर्स्ट प्रोविजन में हमने बोला कि जो स्टेट है वो ना ही फॉरेनर को ना ही सिटीजन को टाइटल कन्फर कर सकती है एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स, ठीक है। सेकेंड प्रोविजन में हमने बोला, अपने सिटीजन्स की बात कर रहे हैं कि हमारे सिटीजन्स फॉरेन से कोई फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। थर्ड हम बात कर रहे हैं फॉरेनर्स जो कि काम कर रहे हैं अंडर दे आर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, ठीक है, हमारे स्टेट में जो काम कर रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई फॉरेन टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट दोनों फॉरेनर्स के लिए भी है और सिटीजन के लिए भी है, ठीक है। जो फोर्थ प्रोविजन है ये कहता है कि नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एम्यूलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या मतलब है? थर्ड प्रोविजन तक समझ में आ गया। फोर्थ प्रोविजन में क्या बोला जा रहा है? फोर्थ प्रोविजन बोथ फॉरेनर्स के लिए भी है और सिटीजन्स के लिए भी है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट के कंसेंट के बगैर कोई भी फॉरेनर या सिटीजन, किस टाइप का फॉरेनर और सिटीजन? जो होल्ड कर रहा हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट अंडर स्टेट, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकता है? प्रेजेंट, एम्यूलमेंट या फिर ऑफिस ऑफ एनी काइंड। किसके कंसेंट के बगैर? प्रेसिडेंट के कंसेंट के बगैर। क्लियर है? इतना क्लियर है? फिर से देखते हैं क्या मतलब था। आर्टिकल 18 कर रहे हैं, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। फर्स्ट वाला जो प्रोविजन है ये किसके लिए है? फॉरेनर्स के लिए भी है और सिटीजन के लिए भी है। ये क्या कह रहा है कि हमारा जो स्टेट है वो कॉन्फर नहीं कर सकता टाइटल ऑन फॉरेनर
और सिटीजन एक्सेप्ट कौन से टाइटल वो दे सकता है, मिलिट्री या एकेडमिक। सेकेंड प्रोविजन क्या कह रहा है सिटीजन के लिए, ये प्रोविजन कि फॉरेन स्टेट से सिटीजन जो है ऑफ आवर कंट्री कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड जो है प्रोविजन वो फॉरेनर के लिए है। किस टाइप का फॉरेनर, जो होल्ड कर रहा हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट अंडर द स्टेट, वो क्या नहीं कर सकता, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता टाइटल फ्रॉम एनी अदर फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की परमिशन के बगैर नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके बाद हम फोर्थ कैटेगरी में दोनों सिटीजन ऑफ फॉरेनर की बात कर रहे हैं। कौन से सिटीजन ऑफ फॉरेनर की बात कर रहे हैं, जो होल्ड कर रहे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट अंडर स्टेट, उनकी बात कर रहे हैं। विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कंसेंट प्रेसिडेंट की परमिशन के बगैर एक्सेप्ट नहीं कर सकते ये दो टाइप के लोग। क्या क्या, प्रेजेंट, एम्योलमेंट्स, ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम फॉरेन स्टेट। क्लियर है? ये हो गया आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में कुछ कुछ चीजें आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी, जैसे कि इट इज क्लियर कि जो हेरिडिटरी टाइटल्स हैं लाइक महाराजा, ठीक है, राज बहादुर, राय बहादुर, ठीक है, राय साहिब, दिवान बहादुर एक्सेट्रा, जो है जो कि कॉलोनियल स्टेट्स ने, कॉलोनियल जो ब्रिटिश रूल था कॉलोनियल टाइम्स में जो टाइटल्स दिए गए थे, ठीक है, ये सारे बैंड हैं अंडर आर्टिकल 18, ठीक है। कौन से टाइटल्स बैंड है, महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, दीवान बहादुर, ये सब जो टाइटल्स थे जो कॉलोनियल स्टेट्स ने दिए थे लोगों को, ये सब बैंड है अंडर आर्टिकल 18, ठीक है। अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट जजमेंट की, तो वो था बालाजी राघवन केस। कब हुआ था, 1995 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपहेल्ड किया, नेशनल अवार्ड्स की वैलिडिटी। किस टाइप के नेशनल अवार्ड्स की, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, यानी कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये आर्टिकल 18 में टाइटल्स के अंदर नहीं आते। आर्टिकल 18 में जिन टाइटल्स की बात की जा रही है उसमें, उसके एम्बिट में, उसके मीनिंग में, उसके मतलब में ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो नहीं आते हैं, राइट? मतलब ये तो लोगों के पास हो सकते हैं, पद्मश्री ये सब टाइटल स्टेट कन्फर कर सकती है, आपको पता ही है करती है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, बालाजी राघवन केस 1995 में ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स। नेशनल अवार्ड्स में उन्होंने कौन सी बोले, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, और बोला कि these awards do not amount to titles within the meaning in article 18। मतलब आर्टिकल 18 में जो टाइटल्स का मतलब है उसमें ये नेशनल अवार्ड्स नहीं आते हैं, इसलिए स्टेट इन्हें कन्फर कर सकती है और सिटीजन इसे एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। therefore it is not violative of article 18, ठीक है। मतलब ये जो अगर किसी को भारत रत्न मिल रहा है, ठीक है, या पद्म विभूषण मिल रहा है, ठीक है, ये तो ये आर्टिकल 18 को वायलेट नहीं कर रहा है, नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18, ठीक है। क्योंकि क्या बोला जा रहा था, ये बोला जा रहा है कि आर्टिकल 18 जो है वो प्रोहिबिट करता है ओनली हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी। समझ गए? जो हेरिडिटरी टाइटल्स होते हैं
कि एक इंसान के बाद फिर वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी और पे, उसको ही प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 18, हेरिडिटी आर्टिकल्स ऑफ नोबिलिटी। पर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब जो टाइटल्स हैं, या पद्म भूषण, ठीक है, ये एक्चुअली में इंसान का मेरिट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरिट तो आप रिकॉग्नाइज कर ही सकते हो किसी का, किसी ने अच्छा काम किया है तो। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन टाइटल्स को आप सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह नहीं दे सकते हो। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी को ये टाइटल मिल गया, सो एंड सो एक्स वाई जेड, तो अब से वो अपने नाम के आगे ये टाइटल लगाएं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में, या आगे लगाएं, इसको सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह यूज ना करें। अगर यूज करते हैं तो उनसे ये वापस लिया जा सकता है, दे शुड फोरफीट द अवार्ड्स। ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स किसी को, अगर आप आगे चल के कुछ अच्छा काम करते हैं, आपको पद्मश्री मिलता है बाय चांस, आपका नाम जो भी है, राइट, आप तो ऑफ कोर्स अगर आपको पद्मश्री मिला या भारत रत्न मिला या पद्म विभूषण मिला, राइट, या पद्म भूषण मिला, यू नेवर नो, आपको मिल सकता है, आप बहुत अच्छा कुछ काम करें, राइट। अगर ये आपको टाइटल मिलता है, ठीक है, तो ये आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेरिट रिकॉग्नाइज हो रही है, आपने कोई अच्छा काम किया और गवर्नमेंट जो है आपकी मेरिट रिकॉग्नाइज कर रही है। ठीक है, पर ऑफ कोर्स आप इसको अपने नाम के आगे पीछे कहीं लगा के नहीं घूम सकते हो। ठीक है, राइट, ऐसा नहीं है कि आप अपने आधार कार्ड में पहले पद्मा श्री लिखवा के ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज दे शुड फोरफीट द अवार्ड्स, राइट। अगर आप नेशनल अवार्ड्स की बात करें, ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपके आई थिंक 2021 या 22 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। जो नेशनल अवार्ड्स है ना, वो कब इंस्टीट्यूट हुए थे? 1954 में। ठीक है, फिर जब जनता गवर्नमेंट आई थी मोरारजी देसाई वाली, तो 1977 में उन्होंने इसे रोक दिया था। फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब आई थी 1980 में, तो इन्हें फिर से रिवाइव कर लिया गया था। ठीक है, क्या मतलब, क्या बोला मैंने, 54 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, 54 में स्टार्ट हुआ, 77 में जनता गवर्नमेंट ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, 80 में इसे फिर से स्टार्ट किया गया। ठीक है, 80 में से फिर से स्टार्ट किया गया, राइट। इतना क्लियर है? इंदिरा गांधी के टाइम पे से दोबारा स्टार्ट कर दिया गया था 1980 में। ठीक है, जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये हर साल रिपब्लिक डे पे अनाउंस होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, हर साल अनाउंस हुए हैं जब से ये स्टार्ट हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर कुछ टाइम के लिए। कब ये अनाउंस नहीं हुए, कौन से रिपब्लिक डेज में, हम वो जान लेते हैं। ब्रीफ इंटरप्शंस थे, 1978 में अनाउंस नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था 77 में डिसकंटिन्यू किया गया था। ठीक है, 79 में अनाउंस नहीं हुए। ठीक है, इसके बाद आपने देखा था कि 1980 में दोबारा वापस आ गए थे। 1993 से लेके 1997 में ये नहीं हुए अनाउंस। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके प्रीलिम्स के सवाल में आ चुका है। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स जो है हर साल रिपब्लिक डे पे दिया जाता है, अनाउंस हुए हैं, हर साल अनाउंस हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर 1978, 1979 एंड 1993 टू 1997। इतना क्लियर है? हर साल कितने पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं?
ठीक है। हर साल टोटल जो पद्मा अवार्ड्स हैं, एक्सक्लूडिंग पोस्थमस अवार्ड्स, मतलब पोस्थमस अवार्ड्स को अगर आप एक्सक्लूड कर लें, अगर आपको पोस्थमस का मतलब नहीं पता है, सर्च करो, चलो, आई वॉन्ट यू टू सर्च। कुछ कुछ लीगल टर्म्स, लीगल नहीं बट लाइक सोफिस्टिकेटेड टर्म्स टू डिस्क्राइब अ सर्टन सिचुएशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए वर्ड। तो पोस्थमस अवार्ड्स को अगर आप एक्सक्लूड करें, इनको छोड़ के हर साल कितने पद्मा अवार्ड्स दिए जा सकते हैं? 120। 120 से ज्यादा नहीं दिए जा सकते। इसमें क्या एक्सक्लूडेड है? एक्सक्लूडिंग पोस्थमस, ठीक है, राइट। और पद्मा अवार्ड्स 120 से ज्यादा नहीं दिए जा सकते। किन किन को दिए जा सकते हैं? क्या एनआरआईज को दिए जा सकते हैं? हाँ। फॉरेनर्स को? हाँ। और ओसीआई होल्डर्स को? हाँ। लेकिन जो ये 120 अवार्ड्स हैं, इसमें पोस्थमस, ओसीआई, एनआरआई और फॉरेनर्स एक्सक्लूडेड है, ठीक है। जो 120 अवार्ड्स हैं उसमें कौन कौन एक्सक्लूडेड है?